कहानी की शुरुआत साल 2036 से होती है, जहां अब तक पृथ्वी एक टी वायरस के कारण तबाह हो चुकी है। अब कोई सरकारें नहीं बची, कोई सोसाइटी नहीं बची। वही अब तो इंसान भी सिर्फ 1% ही नॉर्मल बचे हैं और उनके अलावा लगभग 6 बिलियन इंसानों का उस टी वायरस से परमानेंट ब्रेन डैमेज हो गया। यानी कि अब वे सिर्फ चलती फिरती लाशें ही बची थीं, जो कि सिर्फ दूसरे इंसानों को स्मेल कर उन्हें खा जाते हैं, जिन्हें कि वैज्ञानिकों द्वारा जीरो नाम दिया गया, क्योंकि उन्हें मांस खाने के अलावा और कोई सेंस ही नहीं है कि वे हैं कौन। सो बाकी के 1% जिंदा बचे हुए इंसान उन्हीं से बचते हुए फिर रहे हैं और अब उन्होंने जगह जगह पर अपने छोटे छोटे ग्रुप्स बसा लिए हैं। अब इन्हीं में से एक सर्वाइवर जेड भी थी, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रुप की एक वैज्ञानिक है। दरअसल ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि अभी तक भी इन जीरो पर रिसर्च कर रहा है, ताकि वे इस वायरस का इलाज ढूंढ इन जीरो को कंट्रोल कर सके, ताकि वे बाकी इंसानों पर हमला ना करें। सो आज भी जेड अपने प्लान के अनुसार जीरो पर एक नया एक्सपेरिमेंट कर रही है कि क्या समय के साथ उनमें कोई एवोल्यूशन आया भी है या वे पहले जैसे वायलेंट ही हैं। वहीं उसके पास उसके पति अर्जुन का फोन भी आता है, जो कि अभी शिप पर ही रहकर उसकी बेटी की केयर करता है और वो वही लैब में रिसर्चर है। तो अपनी फैमिली से बात करने के बाद जेड एक खास परफ्यूम को खुद से लगा लेती है ताकि जीरो उसे स्मेल न कर सके, और रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा को सेट कर अब वो एक रैबिट पर थोड़ा खून लगा उसे जीरो के बीच भेज देती है। और जैसा कि उसने सोचा ही था, अब जीरो उस खून को स्मेल कर रैबिट के पीछे भाग रहे थे। वहीं जेड नोटिस भी करती है कि उनमें अभी तक भी कोई इवॉल्वमेंट नहीं आई थी और वे तो पहले जैसे सिर्फ खून के पीछे भाग रहे हैं। तो अब वो वापस से जाने लगती है कि तभी गलती से अब उसके हाथ पर भी ये कट लग ही जाता है और वहाँ मौजूद जीरो सब उसे स्मेल कर उसका पीछा करने लगते हैं। वहीं उनकी संख्या भी कुछ ज्यादा ही थी और जेड समझ जाती है कि ऐसे तो वो इनसे बच नहीं पाएगी। सो वो अब सिक्योरिटी प्लान का इस्तेमाल कर और खुद एक सेफ जोन में अब बाकी सारे ही जीरो को वहीं जलाने लगती है। और अब सबके मर जाने के बाद जब उसे लग ही रहा था कि अब तो वो बिल्कुल सेफ है, कि तभी उसे एहसास होता है कि कोई तो बड़ा जीव जमीन के अंदर से उसी की ओर आ रहा है। और ये तो एक कैटरपिलर था, जो कि उसी वायरस से म्यूटेड हो गया, जहां जेड की लाख कोशिशों के बावजूद भी वो उसे पकड़ ही लेता है। साथ ही वो उसे मारने भी वाला था कि आखिरी वक्त पर 3 अनजान सोल्जर्स आकर उस पर फायरिंग करने लगते हैं और फाइनली कुछ ही देर में वो गिर पड़ा था। वहीं वे बेहोश पड़ी जेड को चेक करने पर उसके हाथ पर बने टैटू को देख हैरान रह जाते हैं, जिस टैटू का मतलब था कि जेड उस वायरस की इनिशियल आउटब्रेक की एक सर्वाइवर थी। अब ये सब शुरू कैसे हुआ? कहानी 14 वर्ष पहले साल 2022 में जाती है, जहां की एक कंपनी अम्ब्रेला कॉरपोरेशन ने अफ्रीका के एक छोटे से गांव में एक नई सिटी बनाई, जिसे कि रायकॉन सिटी नाम दिया गया। दरअसल अम्ब्रेला कॉरपोरेशन इस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और दुनिया के लगभग सारे ही देश दवाइयों के लिए इसी पर निर्भर रहते हैं। यानी कि एक तरह से ये कंपनी पूरी ही दुनिया को फाइनेंशियली कंट्रोल कर रही है और इसलिए ही अब अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हुए उन्होंने अफ्रीका में ये बड़ी लैब के साथ साथ यहाँ खुद की एक नई रायकॉन सिटी भी बना ली है, जहाँ की सिर्फ इस कंपनी के वर्कर ही रहने वाले थे। वहीं ये कंपनी अपनी लैब्स के अंदर अलग अलग जीवों पर घातक एक्सपेरिमेंट करती रहती है ताकि वे नई नई मेडिसिन बना सके। अब आज इसी कंपनी का एक वैज्ञानिक एल्बर्ट अपनी 2 बेटियों जेड और बिल के साथ इस रायकॉन सिटी में शिफ्ट हुआ है। दरअसल ये वही जेड है जिसे कि हमने साल 2036 की बर्बाद हो चुकी पृथ्वी पर देखा था और इस वायरस की शुरुआत उसी के 2022 के समय से जुड़ी है। अब बिल और जेड अपने पिता से कहती भी हैं कि उन्हें उनके साथ और ज्यादा वक्त बिताना चाहिए, मगर अल्बर्ट के अनुसार उसकी रिसर्च उसके लिए बहुत जरूरी है। वही वो अनजान कारणों से हर 15 दिन में अपनी दोनों ही बेटियों का ब्लड सैंपल लेता रहता है और फिर अकेले में उस पर रिसर्च कर उसे खुद में ही इंजेक्ट कर लेता है। अब एल्बर्ट ये सब क्यों कर रहा है, हमें आगे पता चलेगा। वहीं अगले दिन से दोनों ही बहनें यहीं रायकॉन सिटी में बने हुए स्कूल में जाने लगती हैं, मगर चूंकि वे यहाँ नई थीं, तो शुरू वाले दिन ही बिल्ली की एक लड़की से लड़ाई भी हो जाती है, जिस पर जेड अपनी बहन को समझाती भी है, मगर अब तक तो उनकी फाइट ऑनलाइन वायरल हो चुकी थी। सो वे फैसला करती हैं कि वे इस बेइज्जती का बदला लेकर ही रहेंगी। वहीं दूसरी ओर लैब में एक और वर्कर अब एल्बर्ट को बताता है कि कैसे जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने दूसरी वाली लैब में किए थे वे बुरी तरह से फेल रहे और वहाँ सभी टेस्ट सब्जेक्ट्स वायलेंट होकर अटैक करने लगे, तो उन्हें उस फैसिलिटी पर ही एक बम गिरवाना पड़ा। तो वहीं कंपनी ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर उस इंसिडेंट को ही ये कहकर दबा दिया कि वहां तो गैस लीक होने से वो धमाका हुआ था। सो यहाँ से एल्बर्ट को नई सिरे से एक्सपेरिमेंट पर काम करना होगा। तो वहीं स्कूल में बिली अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसी लड़की पर मास्क पहनकर वार करती है, मगर प्रिंसिपल को उसके लोकर से वो मास्क मिल ही जाता है और वो उसे अपने पेरेंट्स को बुलाने को कहती है। वहीं जिस बच्चे को बिली ने मारा भी था, उसका पिता भी काफी गुस्से में बिली को स्कूल से निकलवाने की धमकी
धमकी देने लगता है। मगर सही वक्त पर एल्बर्ट ने आकर सब कुछ संभाल ही लिया था, क्योंकि वो अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की ऊंची पोस्ट पर काम करता है। सो उस आदमी ने अब खुद ही एल्बर्ट से माफी मांग ली थी। वही अब स्कूल के बाद बिली घर जाने से पहले अपने पिता को उनकी लैब में मिलने जाती है, और यहाँ वो पहली बार अंदर जाते हुए देख पा रही थी कि यहाँ तो हर और काफी ही अजीब से एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ तो अलग अलग जीवों तक को कैद करके रखा जा रहा था। सो बिल्ली यही सब घर जाकर जेड को भी बताती है, और दोनों यहाँ से सोचते हैं कि क्यों ना वे आज रात उसी लैब में जाकर देखें कि वहाँ जीवों के साथ होता क्या है। और अब वे चुपचाप से अपने सोते हुए पिता का सिक्योरिटी कार्ड चुराकर लैब में चली जाती है। वहीं सिक्योरिटी कार्ड तो उनके पास था ही, तो वो बिना किसी खास मुश्किल के अपने पिता की लैब तक आ पहुंची थी, जहां से अब वे अलग अलग पकड़े गए एनिमल्स की वीडियो बनाने लगती हैं। तो वहीं जेड अपने पिता का कंप्यूटर खोल रही थी। हालांकि इस पर लॉक लगा हुआ था, मगर उसे पता था कि उसके पिता हर जगह एक ही आईडी पासवर्ड यूज करते हैं, और वो भी अब उसे अनलॉक कर उसका डाटा देखने लगती है, जिसमें कि उसी फेल्ड एक्सपेरिमेंट की वीडियो थी। तो दूसरी ओर बिली गलती से एक लॉक्ड दरवाजे को खोल देती है, जिसमें से कि अब एक म्यूटेंट डॉग बाहर आता है, जो कि कहीं से भी नॉर्मल तो नहीं लग रहा था, और वो अब दोनों ही बच्चों को देख उन पर अटैक कर देता है, जिससे कि अब लैब में हर और अलार्म बचने लगे थे। वही वो डॉग कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग था, जो कि जब लिफ्ट के दरवाजे को तोड़कर दोनों के ही पीछे भागता है, और चूंकि मेन दरवाजा अब तक लॉक हो चुका था, तो वो फाइनली बिली को बाइट कर उसे इधर से उधर घसीटने लगता है। और अपनी बहन को बचाने के लिए जेड फाइनली एक रोड से डॉग पर वार कर उसे मार डालती है, और अपनी बहन को देखती है, जो कि अब बुरी तरह से घायल हो गई थी। अब प्रेजेंट यानी कि साल 2036 में जेड उन्हीं सोल्जर्स के कैंप में उठती है जिन्होंने उसे उस म्यूटेंट कैटरपिलर से बचाया था, और अब वो ट्रेस करने लगती है कि वो है कहाँ, कि तभी उसे एक आदमी रिसीव करता है, और जेड कहती है कि उसे कैसे भी करके अपने ग्रुप में अपने पति अर्जुन और बेटी के पास वापस जाना है। मगर वो आदमी अब एक फ्लेयर गन से जेड को दिखाने लगता है कि यहाँ से कोई बाहर चलकर नहीं जा सकता, क्योंकि इस छोटी सी कम्युनिटी की दीवारों को चारों ओर से हजारों जीरो ने घेर रखा है, और यहाँ सिर्फ एक ही हेलीकॉप्टर है जो कि अभी बाहर सप्लाई ढूंढने गया है। सो उसके वापस आने के बाद ही वो यहाँ से निकल पाएगी। अब यहाँ दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी अनाउंस होता है कि अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के हेलीकॉप्टर्स उन्हीं की कम्युनिटी की ओर आ रहे हैं। दरअसल अम्ब्रेला कॉरपोरेशन ने 2022 की अपनी लैब से भागे हुए सभी ही सर्वाइवर्स पर इनाम रखा हुआ था, जिन्हें कि वे जिंदा चाहते हैं, और जेड का नाम उसी लिस्ट में नंबर 1 पर है। सो वो आदमी अब जेड पर गन पॉइंट कर उसे छिपा देता है, ताकि उसे अम्ब्रेला कॉरपोरेशन को बेचकर पैसे ले सके। मगर अब अम्ब्रेला सोल्जर्स का लीडर बैक्टर नीचे आते ही सबको जान से मारने लगता है, और अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि वे किसी को भी यहाँ से जिंदा जाने ना दें। तो वहीं जेड मौका पाकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। हालांकि अभी तक अम्ब्रेला सोल्जर्स ने वहां आग लगा दी थी, और बैक्स्टर खुद ही जेड के सामने आकर कहने लगता है कि उन्हें काफी समय से उसकी तलाश थी, और वो उनके बहुत काम आएगी। मगर अब उनसे बचने के लिए जेड सीधा हजारों ज़ोंबी के बीच ही कूद जाती है, और अब उसे देख सारे ही जीरो उस पर अटैक करने टूट पड़े थे, जिनसे कि वो बचकर भागती भी है। मगर आखिरकार वो एक शीशे की दीवार में फंसी गई थी। तो ऊपर से बैक्स्टर फिर से कहता है कि जेड यहाँ से कैसे भी नहीं निकल सकती, सो उसे खुद को उन्हें सौंप देना चाहिए। मगर अब तक वहाँ के लोकल्स गाड़ी लेकर वहाँ से निकल रहे थे, सो जेड जल्दी से भागकर एक गाड़ी में चढ़ जाती है। हालांकि उन्हें अब तक बहुत सारे ज़ोंबी घेर चुके थे, और वे गाड़ी में मौजूद लोगों को एक एक कर काटने लगते हैं, जिनके बीच अब जेड किसी तरह से खुद को बचा। अब वो गाड़ी लेकर अकेली ही वहाँ से निकल ही जाती है, और पूरी रात ड्राइव करने के बाद वो एक दूसरी कम्युनिटी में पहुंच जाती है, जहां से कि वो कुछ देर के लिए अम्ब्रेला सोल्जर से छिप सके। यहाँ वो मेलिंडा नाम की एक औरत के घर जाती है, जिसे कि वो पहले से जानती थी, और मेलिंडा उसे रहने के लिए कमरा दे देती है। यहाँ से जेड अपने पति अर्जुन को फोन कर अब सारी ही डिटेल्स बताती है कि कैसे हमारे सोल्जर्स उसके पीछे पड़े हैं, और अर्जुन उसे आइडिया देता है कि वो यहाँ से नदी के रास्ते एक दूसरी कम्युनिटी ब्रदरहुड में चली जाए, जहाँ के अम्ब्रेला सोल्जर्स नहीं जा सकते। वहीं जेड ये भी पाती है कि दरअसल मेलिंडा का पति बैरी वो भी म्यूटेड हो चुका था, सो मेलिंडा ने उसे बाथरूम में ही बांध दिया। वहीं मेलिंडा उसे ये भी बताती है कि जिस डायरी में यहाँ के स्मगलर्स के कांटेक्ट नंबर्स लिखे हुए थे, वो डायरी भी बैरी की जेब में ही है। तो अगर उसे यहाँ से निकलना है तो उसे बैरी की जेब से वो डायरी निकालनी होगी। और अब जेड खुद को प्रोटेक्ट कर बैरी को पहले बेहोश करती है, और फिर उसकी जेबों को चेक कर डायरी निकाल ही लेती है। मगर अब तक बैरी का हाथ टूटने से वो हथकड़ियों से आजाद हो चुका था, और वो सीधा भागकर मेलिंडा पर अटैक करता है।
मगर वो उसे कुछ भी नुकसान पहुंचा पाता उसके पहले ही जेड पीठ से उस पर वार कर उसे मार देती है और जल्दी सी डायरी वाले एड्रेस पर जाकर एक स्मगलर से अपनी ज्वेलरी के बदले में सौदा कर अब वो शिप में यहाँ से निकलने का टिकट ले ही लेती है, जहाँ अब अंधेरा होने पर वो बाकी के लोगों के साथ यहाँ से शिप के आने का इंतजार कर ही रही थी कि तभी ऊपर से फिर से अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के हेलीकॉप्टर उन पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं, जिसमें कि अब काफी सारे लोग मारे भी जा रहे थे और वहां भगदड़ मच जाती है। वहीं जेड भी बाकी सबके साथ जल्दी से भाग रही थी, जहां उसे गन भी पड़ी हुई मिलती है और एक बच्चा दिखाई देता है, सो उसे भी बचाने के लिए वो उसे उठाकर एक वेयर हाउस में जा छिपती है। वहीं बाहर अब तक बैक्टर के सोल्जर्स ने सभी को मार दिया था, मगर बैक्टर कहता है कि उन्हें कैसे भी करके जेड को ढूंढना ही होगा क्योंकि वो उनके लिए बहुत जरूरी है, चाहे उन्हें इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अब अम्ब्रेला कॉरपोरेशन इस तरह ऐसे जेड के पीछे क्यों पड़े हैं, उन्हें उसे चाहिए क्या, हमें जल्दी पता चलेगा। तो वहीं जेड ने जिस बच्चे को बचाया भी था, अब उसके पेरेंट्स भी उसी वेयरहाउस में आ जाते हैं और वे साथ मिलकर यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। वहीं साल 2022 में उस म्यूटेड डॉग के काटने के बाद छोटी जेड अपनी बहन बिली को वहां से लेकर निकल ही रही थी कि तभी वहां अल्बर्ट भी आ जाता है और देखता है कि दोनों ने ही उसकी पीठ पीछे यहाँ लैब में आकर ये क्या कर दिया। सो वो जल्दी से बिल्ली के घाव को देखकर उन्हें पीछे वाले दरवाजे से भगाने लगता है, ये कहकर कि वे यहाँ से हॉस्पिटल में ना जाएं और किसी को भी पता ना लगने दे कि वे यहाँ लैब में आई भी थी, क्योंकि अब तक अलार्म बजने की आवाज से लैब के बाकी गार्ड्स वहाँ पहुंच ही रहे थे। तो एल्बर्ट जल्दी से सारे ही सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करने लगता है ताकि अपनी बेटियों के यहाँ आने के सबूत मिटा सके और फिर खुद मरे हुए डॉग का खून लगा सिक्योरिटी कार्ड और कंपनी की सीईओ एवलिन से वो झूठ बोलता है कि किसी हैकर ने उनकी सिक्योरिटी को हैक कर लिया था, जिससे कि वो डॉग बाहर आ गया और उसी हैकर ने सारे सीसीटीवी फुटेजेस को भी करप्ट कर दिया है। हालांकि यहाँ एवलिन को शक हो चुका था क्योंकि कोई हैकर बेवजह ही ऐसा क्यों करेगा, मगर वो अभी के लिए कुछ नहीं कहती। तो वहीं अल्बर्ट घर जाकर बिली के घाव देखता है और कहने लगता है कि दोनों को वहां नहीं जाना चाहिए था, उन्हें पता भी नहीं है कि उस डॉग पर कितने एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। सो अब से दोनों को इस बारे में बाहर किसी से बात नहीं करनी है और ना ही वे हॉस्पिटल जाएंगे और अब से वो घर पर ही बिली की देखरेख करेगा। तो वहीं जेड ऑनलाइन जाकर अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सर्च करती है, जहां किसी ने एक स्पेशल वेबसाइट तक बना रखी थी जिसमें कि इस कंपनी का काला सच था, मगर वो वेबसाइट उसे ब्लॉक मिलती है। मगर अब अगले ही दिन स्कूल के दौरान जेड को पता लगता है कि उनकी क्लास में एक लड़का साइमन वेबसाइट्स को अनब्लॉक कर सकता है। दरअसल वो बाकी बच्चों के लिए एनीमे को डाउनलोड करने के लिए ब्लॉक्ड वेबसाइट का एक्सेस दिया करता था और वो जेड को बताता भी है कि पूरा ही इंटरनेट अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के कंट्रोल में है, तो वे जिसे चाहे उस पेज को ब्लॉक कर सकते हैं और वो अब जेड के रिक्वेस्ट करने पर उसे वो वेबसाइट अनलॉक करके दे ही देता है। जहां की जेड देखती है इस वेब वेबसाइट को एक रिपोर्टर ने बनाया था, जिसने की लिखा भी हुआ है कि अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के एक्सपेरिमेंट के बाद से लोग वायलेंट हो उठते हैं और एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। सो जेड अब उसी साइट पर मेल भेजती है कि उसने भी ऐसा ही कुछ देखा था, जिसके तुरंत बाद उसी साइट के एडमिन एंजल का कॉल आता है और वो बताता है कि कैसे उसने सालों से नोटिस किया है कि ये कंपनी पहले लीगल एक्सपेरिमेंट्स करती है और फिर उसे अपनी पहुंच के इस्तेमाल से दबा देती है। इसीलिए ही उसके रिपोर्ट करने के बावजूद कोई भी न्यूज चैनल उसकी खबरों को पब्लिश करने को तैयार नहीं है। सो वो जेड से मिलने आएगा ताकि उसे और सबूत मिल सके। तो वहीं दूसरी ओर एल्बर्ट हर बार की तरह आज भी अपनी बेटियों का ब्लड खुद में इंजेक्ट कर रहा था, जिसके की बाद वो एवलिन से मिलने जाता है और बताता है कि उनकी कंपनी को ये नई मेडिसिन नहीं बनानी चाहिए क्योंकि इसके भयंकर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। मगर एवलिन को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता और वो कहती है कि उनकी कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो वो ऐसे रिस्क तो ले ही सकते हैं। वहीं जब एल्बर्ट इस प्रोजेक्ट को छोड़ने को भी कहता है तो एवलिन उसे धमकाती है कि वैसे वो अभी तक भी उनकी कंपनी की वजह से ही जिंदा है, जो वो उसकी बेटी के खून को स्टेरलाइज कर उसे इंजेक्ट करने देते हैं। तो वहीं बिल को चूंकि उस डॉग ने काटा हुआ था तो अब उसे हेलोजिनेशंस होना शुरू हो चुके थे, उसे हर कुछ मिनट्स बाद दौरे आते हैं। हालांकि अल्बर्ट के देखने पर अब वो घाव अपने आप भर भी चुके थे, तो उन्हें लगता है कि वो ठीक हो रही होगी। तो वहीं आज एवलिन बोर्ड की मीटिंग बुलाती है और एल्बर्ट के साथ अपनी नई मेडिसिन को प्रेजेंट करने लगती है, जिसके ऊपर वे पिछले कई सालों से ह्यूमन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इसे उन्होंने टी वायरस नाम दिया, वही टी वायरस जो कि भविष्य में तबाही मचाएगा। हालांकि अभी किसी को इसके बारे में पता नहीं था और एवलिन बताना शुरू करती है कि कैसे इस दवा को किसी में भी इंजेक्ट करने पर वो अपनी लिमिट से कहीं गुना ज्यादा ताकत शो कर सकता है, उसमें कहीं गुना अग्रेशन आ जाता है। वही उनके पास इसका दूसरा वेरिएशन भी है जिसमें कि वो दिखाती है कि कैसे वो एक बेकाबू डॉग को कुछ लाइट्स दिखा उसे शांत कर सकते हैं। तो वो कहती है कि ये मेडिसिन दुनिया के लिए एक तोहफा साबित होगी
और इसे वे एनर्जी के रूप में प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ हालांकि बोर्ड मेंबर्स पूछते भी हैं कि क्या हो अगर कोई इस दवा को लिमिट से ज्यादा खा ले, मगर एवलिन के अनुसार इसका तो अभी उन्हें भी नहीं पता। वहीं दूसरी ओर बिली के हेलोजिनेशंस बढ़ते ही जा रहे थे, मानो उसका दिमाग धीरे धीरे बंद हो रहा हो और वो किसी जानवर में बदल रही हो, जहां वो जेड को बताती भी है कि अब उसे ज्यादा दर्द महसूस नहीं होता। वही लाइट्स और साउंड्स उसे चुभ रहे हैं, सो उसके साथ कुछ तो गलत जरूर से है। मगर जेड उसे शांत करती है कि ये सब दवाइयों का साइड इफेक्ट हो रहा होगा, इसलिए उसे ऐसा फील हो रहा है और जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वहीं प्रेजेंट यानी कि साल 2036 में जेड उस फैमिली के साथ स्मगलर्स के पास पहुंच चुकी थी, जहां से वे उन्हें काफी सारे पैसे और वो कार रिश्वत में देते हैं ताकि उनकी गाड़ियों में बैठ वे उन्हें ये एरिया पार करवा दें, जिसके बाद सभी रिफ्यूजीज को गाड़ियों में डाल वहां से ले जाया जाने लगता है। तो वहीं उनके निकलते ही अब बस्टर भी वहीं पहुंच चुका था और वो जेड के बारे में पूछने लगता है कि क्या वो यहाँ आई थी। शुरू में तो वो आदमी इसके लिए मना कर देता है, मगर बाद में बैक्टर जेड की कार को देख समझ ही जाता है कि वो अभी अभी यहाँ से निकले हुए काफिले में थी। सो वो अपने सोल्जर्स के साथ उनके पीछे पीछे निकल पड़ता है। तो वहीं जेड वाली गाड़ी तो रास्ते में रुकी हुई थी, क्योंकि वहां उन्हें बड़े बड़े म्यूटेंट क्रिएचर्स ने घेर रखा था जो कि साउंड से अट्रैक्ट होते थे। सो सभी चुपचाप बैठ जाते हैं ताकि वे उन पर अटैक ना करें, मगर अब डेक्टर के वहां आते ही उनकी आवाजों से वे क्रीचर उन पर भी अटैक कर ही देते हैं और सोल्जर्स गोलियों और फायर फ्लेम्स का इस्तेमाल कर उन्हें मारने लगते हैं, मगर उनकी संख्या कुछ ज्यादा ही थी। सो रिफ्यूजी अब वहां से निकलकर भागना शुरू कर चुके थे, जहां जेड भी देखती है कि वे क्रिचर्स आसपास के सारे ही सोल्जर्स को एक एक कर मार रहे हैं। सो वो उस फैमिली और कुछ और लोगों के साथ टनल में घुसकर उस एरिया को पार करने लगती है, जबकि बाहर बैक्स्टर और उसके सोल्जर्स क्रीचर से लड़ रहे थे। वहीं अंदर काफी दूर चलने के बाद उन्हें पता लगता है कि वो छोटा बच्चा भी इफेक्टेड हो चुका है और वो इससे आगे कुछ भी समझ पाते उसके पहले एक और आदमी उन्हें भागने को कहता है, क्योंकि वहां एक म्यूटेंट स्पाइडर आ चुका था और वो स्पाइडर अब एक एक कर उन सबको जान से मारने लगता है, जिसमें कि आखिर में सिर्फ जेडी जिंदा बची थी और वो गुफा से बाहर निकल फाइनली उस दूसरी कम्युनिटी के एरिया में पहुंच जाती है। मगर यहाँ तो बैक्स्टर पहले से अपने सोल्जर्स के साथ उसका इंतजार कर रहा था और चूंकि वे सभी ब्रदरहुड कम्युनिटी के एरिया में थे तो वे बैक्स्टर और उसके साथियों के साथ अब जेड को भी पकड़ ही लेते हैं। वहीं साल 2022 में वही रिपोर्टर एंजल जेड से मिलने रैकून सिटी में पहुंच चुका था और जब उसे बिली के बारे में पता लगता है कि उसे म्यूटेंट डॉग ने काट लिया है तो वो उन्हें सतर्क करता है कि ये कितना खतरनाक है, क्योंकि एक ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के दौरान इस कंपनी के टेस्ट सब्जेक्ट्स वायलेंट हो गए थे, जिसकी खबर उन्होंने दबा ली ताकि हम लोगों को पता न लगे। मगर अब आगे जो एंजल उन्हें बताने वाला था वो तो और भी अजीब था और वो कहता है कि उसने उनके बारे में सारे ही रिकॉर्ड्स चेक किए हैं, जिनके अनुसार उन दोनों का ही पिता एल्बर्ट तो साल 2009 में ही मर चुका है और अगर वो साल 2009 में ही मारा गया तो फिर ये एल्बर्ट है कौन। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में भी इन दोनों ही बहन का कोई नाम नहीं है और ना ही ये रिकॉर्ड है कि वे पैदा कब और कैसे हुई थी, जिसे कि सुनकर तो अब दोनों ही डर जाती हैं और वहां से भागकर घर आने लगती हैं। तो वहीं पीछे उस रिपोर्टर को अम्ब्रेला के गार्ड्स पकड़कर एवलिन के पास ले जाते हैं, जहां की वो एवलिन से कहता भी है कि वो सबके सामने उनकी कंपनी का भांडा फोड़ कर ही रहेगा, जो वे इंसानों और जानवरों पर इतने सारे इल्लीगल एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। तो वही प्रेजेंट में जेड बैक्टर और उसके साथियों को ब्रदरहुड कम्युनिटी के लोग अपने अड्डे पर पकड़कर ले जा रहे थे, जहां की बैक्टर कहता है कि उसके हाथ में ट्रैकर लगा हुआ है, सो अम्ब्रेला फोर्सेस उसे ट्रैक कर यहाँ पहुंच ही जाएंगी और उन्हें निकाल लेंगी। यहाँ वे उनके केज में जाते हैं जहाँ के बहुत सारे म्यूटेंट इंसानों को बंधक बनाकर रखा गया था। वहीं उन्हें यहाँ के लीडर के सामने पेश किया जाता है और वो कहता है कि टी वायरस का फैलाना सबसे अच्छी घटना थी, क्योंकि अब उस जैसे लोग ही दुनिया में सरवाइव करेंगे। सो वो सभी को जेल में डलवा देता है और वे देखते हैं कि कैसे ये लोग उन म्यूटेंट हो चुके जीरो को बांध कर रख रहे हैं और उनसे काम करवा रहे हैं, जिससे कि हर ओर पावर जनरेट हो सके। वहीं कुछ देर बाद बैक्टर के एक साथी को जेल से निकाला जाता है और उसके मांस को काटकर जीरो को खाने के रूप में फेंक दिया जाता है, जहां सभी उसे खाने लगते हैं, जिनमें से एक इन जीरो की लीडर मदर जीरो भी थी और उसके इशारे पर अब खाने के बाद सभी फिर से काम पर लग जाते हैं और जेड को उसे देखकर रियलाइज होता है कि असल में ये जीरो इवोल्व हो ही गए और वो मदर जीरो इन सबको कंट्रोल कर रही है। तो अगर वो किसी तरह से उस मदर जीरो को पकड़ उस पर रिसर्च करें, उस पर एक्सपेरिमेंट्स करें, तो उन्हें कुछ काम का मिल ही जाएगा, जिससे कि वे बाकी जीरो को कंट्रोल कर सके। और जेड इससे खुश होती है, क्योंकि वो इसी के लिए तो भड़कती फिर रही थी कि तभी बैक्टर जेडा से कहता है कि क्यों ना वे साथ मिलकर यहाँ से निकले और फिर वो आगे रिपोर्ट कर देगा कि जेड मारी जा चुकी है। और जेड के हाँ कहने पर अब दोनों जेल को तोड़कर वहां से भागने लगते हैं और वहां के गार्ड्स को मार अब वे बैक्टर के साथियों को छुड़ाते हैं।
और साथ मिल उनसे लड़ने लगते हैं। हालांकि अभी भी वे यहाँ बंद ही थे, सो बैक्टर बिना देखे सारे ही लीवर्स को खींचने लगता है ताकि दरवाजे खुल ही जाए और वे यहाँ से निकल सके। मगर अब उसने गलती से म्यूटेंट जीरो का भी दरवाजा खोल ही दिया था, जिससे कि अब वे जीरो भी उन पर अटैक कर देते हैं और वे जीरो और गार्ड्स दोनों वहां से निकलने लगते हैं। तो वहीं जेडा को अपना मिशन पूरा करना था और वो मौका पा अब पूरी टीम से अलग होकर मदर जीरो के पास जाती है और उसके सिर को काट देती है ताकि उसे अपने साथ ले जाकर उस पर रिसर्च कर सके। और वो अब उसके सिर के साथ वहां से निकलने लगती है, जहां की बैक्टर लगातार जीरो को मारते जा रहा था। मगर निकलने से जस्ट पहले अब बैक्टर भी वहीं मारा जाता है और बाकी के जीरो उसे खाने लगते हैं। तो वहीं जब जेड ऊपर निकली ही थी कि वो देखती है कि अब तक अम्ब्रेला के बाकी के सोल्जर्स वहां पहुंच चुके हैं और अब एक सोल्जर जेडा को पकड़ अपना मास्क हटाता है। और जेडा ये देख हैरान रह गई थी कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन बिल्ली ही है, यानी कि ये सब कुछ करवाने के पीछे बिल्ली ही थी। वही साल 2022 में एवली ने उस रिपोर्टर एंजल को भी पकड़ रखा था और वे उसे काफी मारते भी हैं ताकि वो बाहर ना कह सके कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन इतने सारे लीगल एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। जहां कुछ देर बाद एवलिन के पास साइमन का फोन भी आता है और ये रिवील होता है कि साइमन असल में एवलिन का ही बेटा है। तो वहीं घर पर दोनों ही बहनें डरी हुई थीं जब से उन्हें उस रिपोर्टर एंजल ने बताया था कि उन दोनों का ही बाहर कोई रिकॉर्ड नहीं है और उनका पिता एल्बर्ट साल 2009 में ही मर चुका था। तो दोनों ही बहनें अब अपने और अपने पिता के डॉक्यूमेंट ढूंढने लगती हैं और सरप्राइजिंगली अब उन्हें अपना बर्थ सर्टिफिकेट सच में ही नहीं मिल रहा था। इसके अलावा उन्हें एक छुपाया गया लैपटॉप भी मिलता है, मगर ये लॉक्ड था। तो दोनों फिर से साइमन को फोन कर अब उस लैपटॉप को ही अनलॉक करवाने लगती हैं और उन्हें पता लगता है कि दरअसल जिस घर में वे अभी तक रह रहे हैं उसमें एक सीक्रेट लैब है जहां की शायद से दोनों के ही डॉक्यूमेंट मिल सकते थे। और अब घर में ही ढूंढने पर उन्हें वो कंपार्टमेंट मिल ही जाता है जहां की एक बैग भरकर पैसे रखे हुए थे। इतना ही नहीं, इसमें उन दोनों के पासपोर्ट भी थे, मगर अजीब कारणों से उनमें उन दोनों का नाम अलग था। जहां दोनों ही हैरान थे कि उनके पिता उनसे क्या क्या छिपाया हुआ है और वे अब साइमन की मदद से उसी हिडन लैब को ढूंढने लगती हैं। और फाइनली उन्हें वो मिल भी जाती है जहां की उनके सारे ही ब्लड सैंपल्स भी रखे हुए थे जो कि उनका पिता एल्बर्ट अब तक उनसे लेता रहा था। वहीं वहां उन्हें काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स की टेप्स भी दिखती हैं जिन्हें चलाने पर वे देख पाती हैं कि उनका पिता एल्बर्ट किसी म्यूटेंट इंसान को इंजेक्शंस दे रहा है। वही एक वीडियो में एल्बर्ट खुद कह भी रहा था कि अगर बिली बेकाबू हो जाए तो वो बिली को लैब वाली कुर्सी से बांध देगा। और यहाँ से तो दोनों ही समझ चुकी थीं कि उनका पिता वो नहीं है जो कि वो उन्हें दिखाता है और वो तो उन्हें चोट भी पहुंचा सकता है। तो अब वे यहाँ से भागने का सोचती हैं। मगर अब जब वे अपने ब्लड सैंपल्स को निकाल ही रही थीं कि लैब में अलार्म बजने लगते हैं और ऑटोमेटिक सिक्योरिटी फीचर के कारण अब पूरी ही लैब में आग लग जाती है ताकि कोई भी सबूत ना बचे। तो वहीं लैब का दरवाजा भी लॉक था। सो दोनों बहनें एक टेबल के ऊपर चढ़कर खुद को जलने से बचाती हैं। और जब आग बुझ चुकी थी तो एल्बर्ट लैब में आता है, जिसे कि देख दोनों ही बहनें अब गुस्से में उससे सारी सच्चाई पूछने लगती है कि वे हैं कौन और वो उनसे क्या क्या छिपा रहा है। अब शुरू में एल्बर्ट उन्हें टालने की कोशिश भी करता है तो वो उस पर अटैक कर उसे एक चेयर से बांध ही देती है और एल्बर्ट अब उन्हें सारी ही सच्चाई रिवील करना शुरू करता है। दरअसल वे दोनों कोई नॉर्मल बेबी नहीं बल्कि उन्हें तो खुद अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के एक लैब में बनाया गया था जहां बिली के जेनेटिक्स को मॉडिफाई किया गया ताकि वो आम इंसानों से ज्यादा परफॉर्म कर सके। और इसलिए ही एल्बर्ट को उसका पिता बनाकर उसकी देखरेख करने का काम सौंपा गया। और इसलिए ही उस दिन जब उस म्यूटेंट डॉग ने बिली को काट लिया था तो एल्बर्ट काफी डर गए, क्योंकि अगर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को ये पता चला कि एल्बर्ट की लापरवाही से उनकी लैब एक्सपेरिमेंट बिली में वायरस चला गया तो वे उसे मार डालते। और वहीं टी वायरस बिल्ली को बदलने की कोशिश भी कर रहा है, मगर बिली की बॉडी उसे अभी तक भी रोक रही है। अब ये जान के कि दोनों ही बहनें अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स ही हैं और कुछ नहीं, अब वैसे काफी दुखी होती हैं। और एल्बर्ट आगे कहता है कि क्या उस रिपोर्टर को पता है कि बिली को काटा गया था, जिस पर कि वे हाँ कहती है। और एल्बर्ट इससे काफी डर जाता है कि उन्हें जल्द से जल्द उसे रोकना होगा, वरना अगर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को ये पता लगा कि उनकी लैब एक्सपेरिमेंट कंटिमिनेट हो चुकी है तो वे बिली को जान से मार देंगे। जिसके बाद दोनों को ही एल्बर्ट पर भरोसा भी हो जाता है, क्योंकि बेशक से वो उनका असली पिता ना हो मगर उसी ने उन्हें पाला था और वे जानती थीं कि एल्बर्ट कभी उनका बुरा नहीं चाहेगा। वहीं सुबह होते ही एल्बर्ट रिपोर्टर के पास जाता है और पूछता है कि क्या उसने बिली के बारे में एवलिन को सब बता दिया। और अब उसके मना करने पर कि उसने किसी को कुछ नहीं बताया, सो एल्बर्ट अब उसे जहर का इंजेक्शन दे ही देता है ताकि वो इसके बारे में किसी को बता ना पाए। और कुछ ही देर बाद अब उस रिपोर्टर की भी मौत हो ही गई थी
तो वहीं एवलिन को पता लगते ही वो समझ जाती है कि उसे एल्बर्ट ने ही मारा होगा और वो अब उसे ही पकड़ लेती है और कहती है कि वो उनसे कुछ तो जरूर छिपा रहा है। वहीं एल्बर्ट को जिस रूम में बंद किया गया था, अब वो वहां देखता है कि वहां उसके अलावा एक और उसके जैसा वर्जन उसे देख रहा है, बस उसकी बियर सूखी हुई थी। वहीं साल 2036 में अब बिल्ली जेड को पकड़ कर ले आई थी और अब वो जेड को बताने लगती है कि वो दरअसल अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की ही मालकिन एवलिन के लिए काम करती है ताकि एवलिन पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सके। वहीं वो आगे कहती है कि उसे पिछले 10 सालों से ना चाहते हुए भी एवलिन के लिए काम करना पड़ा क्योंकि उसी ने लैब में उसे पकड़ लिया था, मगर अब वो जेड को एवलिन के हाथों में नहीं जाने देगी और ये कहकर अब वो जेड के हाथों से ट्रैकर निकाल लेती है जिसकी मदद से अब तक अम्ब्रेला सोल्जर्स उसे ट्रैक कर पा रहे थे। सो जेड जल्दी से वही मदर जीरो वाला सिर ले अब वहां से निकल जाती है ताकि इस पर रिसर्च कर सके और यहाँ से वो फाइनली अपनी रिसर्च वाली शिप पर पहुंच जाती है जहाँ की वो काफी टाइम बाद अपने पति अर्जुन से मिल रही थी, जो कि उसे बताता भी है कि उन्होंने हाल ही में नोटिस किया है कि अब तो ये जीरो पानी में भी जी पा रहे हैं। तो अब जेड शिप पर मौजूद एक और वैज्ञानिक अमृता के साथ उस कटे हुए सिर पर रिसर्च करना शुरू करती है कि कैसे वो बाकी जीरो को कंट्रोल कर पा रही थी और वे समय के साथ साथ पाने भी लगते हैं कि इस लेडी में अजीब कारणों से 2 अलग अलग तरह के एंजाइम्स बन रहे थे और उन्हीं को स्मेल कर बाकी के जीरो उसकी बात मान रहे थे। अब वे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर उन एंजाइम्स को 2 हिस्सों में बांटने लगते हैं, एक हिस्सा जो कि जीरो को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो वहीं दूसरा हिस्सा जो कि जीरो को दूर रखेगा, मगर उन्हें इसकी टेस्टिंग के लिए किसी जीरो की जरूरत थी। सो रात को ही जेड एक छोटी सी बोट लेकर पानी से एक जीरो को निकालती है और उसे बिना जान से मारे बेहोश कर वापस से शिप पर ले आती है। लेकिन अब जब उसने उसे टेस्टिंग के लिए बांधा ही था कि तभी जेड की बेटी उससे मिलने आती है और वो जीरो को देख डर भी गई थी। तो जेड उसे समझाने लगती है कि कैसे वो इसे टेस्टिंग के लिए लाई है और अगर उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा तो फिर उन्हें कभी जीरो से डरने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। सो अब वो पहले उस बनाए गए सॉल्यूशन को खुद पर स्प्रे करती है और फिर जानबूझकर अपनी उंगली को काट खून निकालती है और उस जीरो के पास जाने लगती है जहां जैसा कि उसने गैस किया था उस सॉल्यूशन के कारण अब खून लगा होने के बावजूद वो जीरो जेड पर हमला नहीं करती। मगर अब जब उसकी बेटी करीब आती है तो चूंकि उसने वो सॉल्यूशन नहीं लगाया था अब वो जीरो पर टूट पड़ती है, तो वहीं उसकी ट्रेप भी कमजोर थी और वो सीधा जेड की बेटी के पीछे भागने लगती है कि अब बीच में अमृता के आने से वो उसे ही काट लेती है और अमृता वहीं मारी गई थी। सो तभी बाहर से बाकी लोग आकर उस जीरो को मार देते हैं। वहीं जेड सबसे माफी भी मांगती है क्योंकि उसी की गलती से अमृता मारी गई और उसने उस रो को अच्छे से नहीं बांधा था। वहीं अमृता का पति भी इससे और गुस्से में था, मगर अर्जुन उसे आकर शांत करता है कि तभी वे देखते हैं कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के हेलीकॉप्टर्स उन्हें चारों ओर से घेर रहे हैं और यहाँ से 2005 का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ के अम्ब्रेला कंपनी की एक लैब में 3 एल्बर्ट काम कर रहे थे और यहाँ से रिवील होता है कि दरअसल ये तीनों ही एल्बर्ट असली नहीं है बल्कि एक वैज्ञानिक रियल एल्बर्ट के क्लोनस हैं जो कि उसने अपने काम जल्दी करने के लिए बनाए थे। दरअसल वो चोरी से अम्ब्रेला कॉर्पोरेशंस के उपकरणों का इस्तेमाल कर अपने ज्यादा से ज्यादा क्लोनस बनाते जा रहा था। तो एक दिन अम्ब्रेला सोल्जर्स ने उन पर रेड की और रियल एल्बर्ट उनके पास अपने क्लोनस को सबूत के रूप में नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो भागने से पहले जल्दी जल्दी में अपने तीनों ही क्लोनस को मारने लगा। मगर उससे पहले ही बाकी सोल्जर्स वहां पहुंच गए और रियल एल्बर्ट सिर्फ एक ही क्लोन को मार पाया, बाकी 2 को वहीं छोड़ भाग गया। वहीं बाकी 2 क्लोनस को एवलिन ने अरेस्ट कर लिया और अपने लिए काम करने के लिए मजबूर किया। अब थे तो वे क्लोनस ही और ना ही उनका कोई रिकॉर्ड था, तो वो उन्हें काफी आसानी से मार सकती थी। इसलिए ही वो रिपोर्टर जेड और बिली को बता भी रहा था कि सरकारी रिकॉर्ड्स के हिसाब से एल्बर्ट साल 2009 में मारा गया क्योंकि तब रियल एल्बर्ट मारा गया था। वहीं अब साल 2022 में दोनों ही क्लोनस एक दूसरे से पूरे 17 साल बाद मिल रहे थे, जहां दूसरा क्लोन खुद को बर्ड कहता है जिसने अभी तक भी एवलिन के लिए काम करने की हामी नहीं भरी थी और इसलिए ही वो अब तक यहाँ बंद रहा था और दूसरे एल्बर्ट को एवलिन ने अपनी लैब प्रोजेक्ट बिली और जेड की देखभाल के लिए रख लिया। मगर उसे खुद को चार्ज रखने के लिए बिली और जेड के ब्लड की जरूरत होती थी क्योंकि वो क्लोन था और वे दोनों जेनेटिकली मॉडिफाइड थीं। इसलिए ही वो कहानी के शुरू से उनका ब्लड खुद में इंजेक्ट करता रहा, मगर उन्हें पालते हुए वो उन्हें अपनी बेटियां ही मानने लगा और इसलिए उसने एवलिन को ये नहीं पता लगने दिया कि बिली को उस म्यूटेंट डॉग ने काट लिया है, वरना वो बिली को जान से मार देती और बिली को बचाने के लिए ही उसने उस रिपोर्टर को भी मारा और खुद पकड़ा गया। वहीं अब दोनों क्लोनस आपस में बात करते हैं और एल्बर्ट बताता है कि कैसे बिली और जेड को पालते हुए वो उन्हें अपनी बेटी ही मानने लगा है और बर्ड भी अब ये सुन कहता है फिर तो वो भी उनसे जरूर से मिलना चाहेगा और वे फील कर रहे थे कि वे भी आम इंसानों जैसे ही हैं, उनमें भी इमोशंस हैं।
अब एवलिन एडवर्ड को बाहर बुला पूछने लगती है कि उसने उस रिपोर्टर को जहर देकर क्यों मारा, और अब वो उसे तड़पाकर उससे पूछताछ करने लगती है। तो वहीं अब तक दूसरे क्लोन बर्ट को भी बिली और जेड से मिलना था, जिसके बारे में उसे ऑल्बर्ट ने बताया था। सो वो पहले सेव कर वहां मौजूद सारे ही गार्ड्स को एक एक कर मार डालता है और बिल्कुल एल्बर्ट की तरह बाहर निकल ही जाता है, जहां से वो फाइनली स्कूल जा पहली बार बिली और जेड को देख पा रहा था। सो अब वो उनके साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। हालांकि उसकी ड्राइविंग और बातों के तरीके से दोनों बहनें समझ नहीं पा रही थीं कि उनके पिता एल्बर्ट को हुआ क्या है। तो वहीं बर्ड तो खुश था कि कोई उसे पापा कहता है, जहां दूसरी ओर एवलिन घर जाकर अपनी पार्टनर की ड्रिंक में वहीं टी वायर्स वाली दवा मिलाने लगती है, जिसे कि साइमन ने भी नोटिस किया था, और वो चुपके से उन्हीं दवाइयों को चुरा लेता है ताकि ये देख सके कि ये है क्या। वही एवलिन उसके पास उससे कहती भी है कि चूंकि जेड उसकी स्कूल फ्रेंड है, सो उनका पता लगाए कि वे दोनों बहनें हैं कहाँ, क्योंकि उनकी लैब से बर्ड भागा हुआ था। और साइमन इसी की खबर जेड को भेज भी देता है, जहां अब तक वे बर्ड के बिहेवियर से समझ भी गई थीं कि कुछ तो गड़बड़ है, और वे वहां से भागने लगती हैं। वहीं अब तक तो वहां अम्ब्रेला के गार्ड्स भी आ गए थे और वे पहले बर्ड को पकड़ते हैं और फिर दोनों ही बहनों को एवलिन के पास ले आते हैं, जहां की एवलिन अब उन्हें सारी ही सच्चाई बता देती है कि कैसे बर्ट और एल्बर्ट दोनों असली वाले एल्बर्ट के क्लोनस हैं, और अभी उनके पिता क्लोन एल्बर्ट को बिली का ब्लड चाहिए, वरना वो तड़प तड़प कर मारा जाएगा। जहां वो आगे बताती है कि उन्होंने जेड और बिली को जेनेटिकली मॉडिफाई किया था ताकि वे उनके ब्लड को अपने कम में इस्तेमाल कर सके। अब एवलिन वो इंजेक्शन एल्बर्ट को दे ही देती है, जिससे कि वो फिर से ठीक हो गया था। तो वहीं साल 2036 में अम्ब्रेला सोल्जर्स जेड के शिप तक आ गए थे। तो जेड मदर जीरो के सिर को चेक करने पर उसमें एक ट्रैकर पाती है, यानी कि इसी की वजह से वे सोल्जर्स उन्हें ढूंढ पाए, और इसका मतलब था कि पहले जेड को अम्ब्रेला के अड्डे से भागने का एक ट्रैप था ताकि वे उनके शिप तक पहुंच सके और सभी को पकड़ सके। तो अब शिप का कैप्टन किनारे पर जाकर एवलिन से मिलता है, जहां वो कहती है कि उसे जेड की पूरी ही फैमिली और उनकी पूरी रिसर्च चाहिए, वरना वो शिप के साथ साथ उन सभी को जान से मार देगी। तो वहीं शिप पर जेड अपनी बेटी को शिप से भगाने लगती है ताकि एवलिन उसे ना पकड़ ले, और वो खुद एवलिन की शर्त पर उसके पास रिसर्च के साथ चली जाती है। मगर यहाँ तो उसे बहुत बड़ा झटका लगने वाला था और रिवील होता है कि दरअसल एवलिन तो खुद अपने बस में नहीं थी और उसे भी बिली ही कंट्रोल कर रही है, वो भी उसी मेडिसिन के इस्तेमाल से जो कि 2022 में अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन बना रही थी, और साल 2026 से बिल्ली ही अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की हेड है और वहीं शुरू से सब कुछ कंट्रोल करती आ रही थी। सो जेड पूछती है कि फिर वो उसे क्यों पकड़ना चाहती थी, और जब उसने उसे पकड़ ही लिया था तो फिर जाने क्यों दिया। और यहाँ से बिलियम जेड को सब कुछ बताना शुरू करती है, जहाँ जब उसे म्यूटेंट डॉग ने बचपन में काटा था तभी से टी वायरस उसकी बॉडी में चला गया और उसे जीरो में ट्रांसफॉर्म करने लगा। और तभी उसे आइडिया भी आया कि जैसे कि उनके पिता जेड के ब्लड के इस्तेमाल से खुद को ठीक कर लेते थे, तो वो भी जेड के ब्लड से खुद को ठीक कर सकती है, क्योंकि जेड को लैब के अंदर जेनेटिकली इंजीनियर करके बनाया गया था। वहीं जब उसे उसने पकड़ा था तो उसे पता चला कि जेड की कोई बेटी भी है, तो उसने जानबूझकर उसे जाने दिया और उस मदर जीरो के सिर में ट्रैकर लगा दिया ताकि वो जेड को उसकी बेटी के साथ पकड़ सके। वहीं उसकी बेटी के अंदर भी जेड का ही ब्लड होगा और वे दोनों ही उसके काम आएंगे। और यहाँ से तो जेड समझ भी चुकी थी कि ये लोग उसके साथ साथ उसकी बेटी को भी जीवन भर के लिए गुलाम बनाकर रखने वाले हैं। तो वो अब उनसे बचने के लिए जानबूझकर अपने साथ लाया हुआ सॉल्यूशन बिखेर देती है, जो कि जीरो को अपनी ओर आकर्षित करता था। और अब जैसा कि होना ही था, हजारों की संख्या में जीरो इकट्ठा होकर बिल्ली के डेप पर अटैक कर ही देते हैं। वहीं सोल्जर्स के पास इतनी गोलियां भी नहीं थीं कि वे इतने सारे जीरो से भिड़ सके। जहां दूर खड़े शिप से बाकी लोग यहीं देख लेते हैं और अपने शिप को दूर ले जाने लगते हैं, वहीं उन्होंने अपने शिप से सेफ्टी के लिए एक म्यूटेंट हो चुके क्रोकोडाइल को भी बांधा हुआ था ताकि अगर कोई उन पर अटैक करे तो वो इसे उस पर छोड़ दें। वहीं साल 2022 में एवलिन एल्बर्ट से कहती है कि अब से उसे और उसकी बेटियों बिली और जेड को यही लैब में रहकर काम करना होगा। सो एक गार्ड दोनों ही बहनों को उनके घर सामान लेने जाता है, मगर वे लैब नहीं जाना चाहती थीं। सो जेड उस गार्ड का ध्यान भटकाती है तो बिली उस पैसों वाले बैग को लेने जाती है जिसमें कि उनके फेक पासपोर्ट भी थे। वहीं से लगातार दौरे भी बढ़ते जा रहे थे, मगर इसके बावजूद वे किसी तरह से बैग को लेकर भागने लगती हैं। हालांकि वो गार्ड उन्हें भागते हुए देख ही लेता है। वहीं अब तक बिली भी बेकाबू होने लगी थी और वो जानवर की तरह उस गार्ड पर टूट पड़ती है और जेडा को अकेले ही भागने को कहती है, जहां बाकी गार्ड्स के आने से पहले जेड तो वहां से भाग गई थी। तो वहीं बिली को पकड़कर एवलिन के पास लैब में ले जाया जाता है, जहां की एवलिन कहती है कि उसे पता है उसे डॉग ने काटा था, इसलिए ही वो वायलेंट हो रही है। सो वो बाहर भाग कर जाएगी और उसे अपने इलाज के लिए उन्हीं के पास आना पड़ेगा।
वहीं जेड भागकर अपने दोस्त साइमन के पास जाती है और बताती है कि उसकी माँ एवलिन ने बिली को भी पकड़ लिया है, जहाँ की साइमन भी उसे बताता है कि एवलिन ने उसकी दूसरी माँ को वहीं दवा दी थी, जिससे कि अब उन्हें कोई भी दर्द महसूस नहीं होता। सो वो अब जेड की मदद कर लैब में घुसने का फैसला करता है ताकि वे बिल्ली को वहां से निकाल सके, और वो लैब के सिक्योरिटी लोग को हैक करने लगता है। तो वहीं लैब के अंदर तो बिल्ली काबू के बाहर हो चुकी थी और वो डॉक्टर और एवलिन पर वार कर बाहर भागने लगती है कि अब उसे फिर से वही हेलुसिनेशन आने लगे थे। मगर तभी बर्थ आकर उसे संभालता है और वे दोनों ही क्लोनस और जेड और साइमन सभी इकट्ठा होकर बाहर भागने का तय करते हैं और निकलने लगते हैं। मगर अब फिर से बिली को द्वार आता है और वो जेड पर अटैक कर साइमन को काट ही लेती है, यानी कि अब साइमन के अंदर भी टी वायरस चला गया था। जहां तक एवलिन अपने गार्ड्स के साथ वहां पहुंच जाती है और जब उसे पता लगता है कि उसके बेटे साइमन को भी बिली ने काट लिया है, तो वो बिना कुछ सोचे अब खुद ही उसके सिर में गोली मार उसे जान से मार देती है। जिसके बाद दोनों ही क्लोनस गार्ड्स पर अटैक करने लगते हैं ताकि दोनों बच्चे निकल सके, और गार्ड्स को मार वे दोनों को लेकर एक लैब में छिप जाते हैं। मगर यहाँ अभी वे सेफ नहीं थे, सो अब वे लैब में केमिकल्स का इस्तेमाल कर उसे ब्लास्ट करने का सोचते हैं, और एल्बर्ट कहता है कि वो अम्ब्रेला गार्ड्स को यहीं रोक कर रखेगा तब तक दोनों बहनें बर्थ के साथ यहाँ से निकल जाएं। सो दोनों बर्थ के साथ वहाँ से निकल गई थीं। तो वहीं लैब में आते ही एवलिन एल्बर्ट को गोलियां मारती है, जो उसकी वजह से उसे अपने बेटे साइमन को मारना पड़ा। मगर अब प्लान के अनुसार एल्बर्ट मरने से पहले लैब में ब्लास्ट कर ही देता है और इससे पूरी ही फैसिलिटी अब बड़े धमाकों में उड़ चुकी थी। वहीं बर्थ बच्चों को लेकर रेकुन सिटी से बाहर चला जाता है। वहीं अब साल 2036 में सोल्जर्स इतने सारे जीरो को रोक नहीं पा रहे थे, सो बिली जेड को मारने लगती है कि ये उसने कैसे किया, और वो उसे हेलीकॉप्टर के द्वारा अपने सोल्जर्स द्वारा दूसरे अड्डे पर ले जाने का आर्डर देती है। लेकिन अब कुछ दूर जाते ही जेड खुद को उन सोल्जर से छुड़ाकर भागने लगती है। तो वहीं अब तक बिली ने अपने ड्रोन मंगा लिए थे और वो अब ऊपर से ही अटैक कर सारे ही जीरो को मारने लगती है। वहीं जेड ने खुद को वहीं सॉल्यूशन लगा रखा था, जिसकी स्मेल से अब कोई भी जीरो उनके करीब नहीं आता, और वो आसानी से उनके बीच से निकलते हुए किनारे पर आ जाती है, जहां की अर्जुन एक रस्सी फेंक उसे वापस से शिप पर ले आता है। और वे प्लान बनाते हैं कि वे उसी म्यूटेंट क्रोकोडाइल को यहीं किनारे पर छोड़ देंगे और खुद निकल जाएंगे, ताकि अम्ब्रेला सोल्जर्स इसी में उलझे रहे। वहीं किनारे पर अब तक बिली के ड्रम्स ने सारे ही जीरो को मार गिराया था, हालांकि इसमें उसके भी बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए। वहीं अब तक शिप वाला क्रोकोडाइल वहां पहुंच चुका था और वो बिली के पीछे भागने लगता है, जबकि दूसरी ओर शिप पर जेड देखती है कि यहाँ उसकी बेटी तो है ही नहीं, और उसे याद आता है कि उसी ने उसे किनारे पर जाने को कहा था, यानी कि उसे वापस से किनारे पर जाना होगा। वहीं अब तक वो क्रोकोडाइल कई सारे सोल्जर्स को मार चुका था और ड्रोन को भी नष्ट करने लगता है। सो बिली अब एक बम को उसके मुंह में फेंक देती है, जिसके धमाके से वो क्रोकोडाइल फाइनली पानी में गिर ही जाता है। तो वहीं अर्जुन और जेड अपनी बेटी को ढूंढने वापस आ रहे थे कि पानी में वही क्रोकोडाइल उन पर भी अटैक कर देता है, जिसमें कि अर्जुन का एक पैर टूट गया था। तो बिली अकेली ही अपनी बेटी को ढूंढने आगे जाती है और उसे वो फाइनली छिपी हुई मिल भी गई थी कि तभी सामने से बिली अपने सोल्जर्स के साथ उन्हें पकड़ने आती है, ये कहते हुए कि वो उन्हें कहीं भी जाने नहीं देगी। सो अब जेड अपनी बेटी के लिए उसे ऑफर भी देती है कि वे उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले चले, मगर उसकी बेटी को छोड़ दें। लेकिन अब बिली तो उल्टा जेड को ही शूट कर देती है और उसकी बेटी को साथ ले जाने लगती है, क्योंकि वो आसानी से उसका ब्लड ले पाएगी। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। वेल, मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दो।